तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन प्रेया साइंस। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 02 लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर डिस्कस कर ली थी चीज़ें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बाद सेकेंड लॉ तक ही जाएंगे और फिर जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें खत्म कर देंगे पूरे चैप्टर को। उसमें होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी होंगे उसी लेक्चर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, इसको समझने से पहले इस लेक्चर को देखिए कुछ बातें जानिए। फोर्स जो होती है F से डिनोट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब आपने एनसीईआरटी बुक में लिखा देखा होगा, अगर आपने उससे रीडिंग करी है सेल्फ रीडिंग, उसमें पॉइंट छुपे रहते हैं, आपको निकालने पड़ते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी इज अ गॉड, एनसीईआरटी इज अ गॉड फॉर सीबीएसई, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में लिखा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉप अ बॉडी। फोर्स किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास से। किस लिए? किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी बॉडी का मास ज़्यादा होगा, अगर आपकी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, एक टेनिस बॉल को ले लीजिए, एक क्रिकेट बॉल को ले लीजिए रियल वाली। एक टेनिस बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स की, मारने के लिए 6 कम जरूरत पड़ती है पावर की, फोर्स की, और एक प्रोफेशनल क्रिकेट बॉल को मारने के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल समझना है। और एक बात यही बता लीजिए कि फोर्स एक चीज से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी से। वेलोसिटी आप मोशन में पढ़ के हुए आए हैं। वेलोसिटी एक स्पीड ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी आती है, इतना याद है। डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन व्हिच द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन इज इंक्लूडेड। ओके, इतना क्लियर है दोनों चीजें। अब इन दोनों पॉइंट को याद में ध्यान में रखिएगा। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए। अब मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, देखिएगा, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसकी मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी depends on a mass and velocity of a body ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये मोमेंटम आप लिख सकते हो, लेकिन अब देखो एक और डेफिनेशन आती है, इसी को ही मोमेंटम कहते हैं। देखो अब आप सोचो, आप मान लो आपकी हैबिट पड़ चुकी है 21 घंटे पढ़ने की, 14 घंटे पढ़ने की, आपको एक मोमेंटम मिल चुका है, स्टार्टअप मिल चुका है। आप एक वे में गाड़ी चला रहे हो, आप एक वे में गाड़ी चला रहे हो, तो आपको वहाँ से स्टार्टअप मिल चुका है, आप चलाते रहोगे। आपको स्टार्टअप मोमेंटम वही होता है जब एक चीज को बार बहुत देर तक करा जाए, वही मोमेंटम है। एज वेल एज सिमिलर मीनिंग क्या है इसका? अब मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब एक डेफिनेशन इसकी और है, वो भी डेफिनेशन, द मोमेंटम is defined as a product of mass and velocity। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही कहलाता है मोमेंटम। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर याद करने के लिए, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। फॉर्मूला भी बनाएंगे इसका, फॉर्मूला पहले बनाते हैं, फिर एसआई यूनिट समझने में इजी होगा। देखो मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से। P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब जो एसआई यूनिट होती है इसकी, देखिए मास की केजी और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी हो जाती है किलोमीटर, किलोग्राम
सेकेंड। इसको एक लिखने का तरीका और है, क्या है, kg डॉट मीटर s माइनस 1, क्योंकि अगर इसको लिखोगे नीचे जाएगा, नीचे की चीज़ जब ऊपर आती है तो उसके ऊपर माइनस 1 आ जाता है। इतना आपने मैथ में बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, इतनी चीज़ें समझ लें। अब देखो और क्या समझना है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जब कोई आपने कराटे प्लेयर देखा होगा कि जब वो पाइल ऑफ टाइल्स छोड़ता है, मतलब उसके सामने बहुत सारी टाइल्स रखी होती हैं, देखिए गौर करिए, जब वो देखिए उसको अपने हाथ से फोर्स तो लगाता ही है, फोर्स तो लगाता ही है किसी चीज को तोड़ने के लिए, लेकिन वो इतनी स्पीड से भी मारता है कि कोई मोमेंटम चाहिए होता है, मोमेंटम बिल्कुल स्पीड में, तब वो चीज टूटती है। मोमेंटम मिल जाता है उसको, मोमेंटम मिलता है कि नहीं उसको, तो यही समझना है आपको। जैसे मोमेंटम मिल जाता है, आप जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपको मोमेंटम मिल जाता है किसी भी चीज का, तो ये मैंने ऐसे ही यहाँ लिखा, द मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, SI यूनिट kg मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू मास इनटू v। अब देखिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिर्फ ऐसे लेते हैं, कोई भी बॉडी है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कोई भी बॉडी है, उसका जो मास है वो है 70 kg, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितने की स्पीड से चल रहा है, वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब p निकाल दो, इसका डायरेक्ट p निकालना पूछ रहा है, p इक्वल टू mv, सिंपल न्यूमेरिकल है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 70 इंटू 10 700 किलोग्राम kg, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब एक न्यूमेरिकल और देखिए, थोड़ा आपको मोशन का याद करना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। मास दिया है मैंने 1500 kg, क्लियर। वेलोसिटी दी है मैंने, यहाँ पर 10 दी थी, तो इसमें वेलोसिटी ले लीजिए आप 20 लीजिए, 20 नहीं, यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर में लीजिए वेलोसिटी, यहाँ पर मीटर पर सेकंड मिली थी, और इसकी देखिए वेलोसिटी की क्या होती है SI यूनिट, मीटर पर सेकंड होती है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको मोशन चैप्टर में बताया था कि डायरेक्टली करने के लिए 72 अप इनटू 5/18 कर दीजिए, आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पे आ गया 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर। p निकालना है, p इक्वल टू m इंटू v, अब हो गया 1500 इंटू 4, तो आ जाएगा 66,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक इसका एक वो जान लीजिए, जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है कि जब आपकी बॉडी रेस्ट पर होती है, जब आपकी बॉडी रेस्ट पर है, देखिए जब आपकी बॉडी रेस्ट पर है, उसका मास है, मान लीजिए उसका मास है कुछ भी 1500 kg है उसका मास, लेकिन वो बॉडी रेस्ट पर है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, उसका मोमेंटम होगा कितना, 0, मोमेंटम होगा 0। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है 1 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब बॉडी रेस्ट पर है, एक्चुअली रेडी पोजीशन पर है, अगर मैं दौड़ूंगा तो मेरा मोमेंटम होगा, अगर मैं खड़ा हूं मेरा मास है, कुछ ना कुछ मेरा मास है 60 50 55 65 70, कुछ ना कुछ मेरा मास है, लेकिन मेरी वेलोसिटी क्या है इस वक्त, वो तो 0 है ना, मास इनटू 0 वेलोसिटी करोगे 0 आएगा ना, मतलब p इक्वल टू 0 आएगा ना, तो बस इतना समझो। ओके, लॉ ऑफ मोशन ये क्या होता है, देखिए डिफिनेशन पहले लिखता हूं कि उससे ज्यादा बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied in the direction of force acts, clear। अब देखो बोल क्या रही है डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का चेंज होना समय के साथ साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्स। बोल रहा है कि इसका अगर करें जो लिखा है उसको एक शॉर्ट वे में बोले, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम क्लियर अपॉन टाइम। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। अब देखो इसको एक फॉर्मुलेट करने के लिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम में क्या क्या होता है याद करो। मोमेंटम में मास भी होता है, मोमेंटम में वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी देखिए इनिशियल भी होती है, फाइनल भी होती है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, याद रखिएगा। तो देखिए फोर्स ऐसे लगाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ पर mv माइनस mu अपॉन t। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी का यहाँ पे करते हैं थोड़ा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट के बाद m कॉमन ले लिया इससे हमने, v माइनस u अपॉन t। क्या v माइनस u अपॉन t कुछ याद है, कुछ याद आ रहा हो? डेरिवेशन जब करी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, वहां से याद आया कुछ? याद आया होगा आपको v इक्वल टू u प्लस ए टी, याद है? यहाँ से क्या इसको ही पता चलता है कुछ, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a होता है कि नहीं? तो पुट कर दो भैया, पुट कर दो यहाँ पर सिंपली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ये पूरा t हो गया t तक का, तो a आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो इस साइन को हटाने के लिए हमको क्लास 10 11 12 तक एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। कोई भी वो कांस्टेंट हो सकता है, मैं कांस्टेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, फोर्स इक्वल टू k इंटू m इंटू a। k का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ इस साइन को हटाने के लिए लिया था, तो m इंटू a यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऐसे ही आप एग्जाम में करेंगे बिल्कुल। k इज अ कांस्टेंट, k एक हमारा कांस्टेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए इसको मैं समझाने से पहले एक बात पे आऊंगा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, नेम द प्रॉपर्टी व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, जो एक उसका पार्ट मैंने बताया था वही है इसका आंसर। याद करिए, पर्सपेक्टिव को खोलिए, देखिए देखिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो एक्चुअली है क्या, फोर्स है मास किसी बॉडी का, एक्सेलरेशन। अब यहाँ से एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको एरेज करके, यहाँ से एक और चीज आपको मिलती है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू fm, मतलब कि यहाँ पर जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है, जो a है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m है। मतलब कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगी तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगी, अगर मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। ये पॉइंट है, एनसीईआरटी में भी दिया है। एनसीईआरटी इज अ वर्ड, बार बार बताऊंगा आपको, पूरे 9th में बताता रहूंगा, एनसीईआरटी ही वर्ड है। तो इतना आपको समझ में आया कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होती है। अब देखिए मान लीजिए जो हमारी मास है वो डबल होगी, फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो आधी होगी कि नहीं, आप बताइए। मान लीजिए देखिए जब मास किसी बॉडी का ज्यादा हो रहा है तो एक्सेलरेशन हाफ होगी कि नहीं। अगर मास हाफ हो गया तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको डेराइव करके बता दिया। एक बार इसको डिफिनेशन को फिर से पढ़ देता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। अब एक बात और बता दूं यहां से कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, मास होती है, न्यूटन होती है, सॉरी न्यूटन। एक और बना सकते हो आप, केजी एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक और लिख सकते हैं, अगर और करके लिखें न्यूटन और एक और हो सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जैसे कि 10th में आएंगे एम्पियर, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकती है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हम लोग लगा दें और यहाँ पर माइनस का साइन हट जाएगा, यहाँ पर बार लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क्राइब और डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कैसे हो जाएगा? 1 न्यूटन होने के लिए उस बॉडी का जो मास है 1 होना चाहिए और उस बॉडी की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। सिंपल, क्लियर, इंग्लिश बनाना आपको आता है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ये देखिए न्यूमेरिकल है, ये देखिए इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको हर बार न्यूमेरिकल्स नहीं देंगे टीचर आपके स्कूल वाले। देखिए सिंपल न्यूमेरिकल का मतलब कहने का मतलब है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास देते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं, आप लिख के दे दो, ऐसा नहीं है। मोशन का यहाँ पे काम पड़ेगा, मोशन का वीडियो देखिए जाके, जिसमें मैंने प्रूव कराई थी तीनों, या आप बुक से पढ़िए, देखिए उन तीनों को याद रखिए। देखिए कैसे कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू द इम्पार्ट to a car a velocity of 30 meter per second, 30 meter per second in 10 second starting from rest, mass is equal to 15 kg। देखिए इससे तो अभी मतलब ही नहीं है, इससे तो मतलब ही नहीं है। u दिया है 0, v दिया है कितना 30 मीटर पर सेकंड, मैंने कैसे लिख लिया बताऊंगा अभी, 1 मिनट, टाइम कितना 10 सेकंड। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रुका हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना, 0 लिख लो। v पहुंचना कहां तक है उसको, इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। v फाइनल वेलोसिटी कितनी, इतनी, समय कितने जल्दी पहुंचना है, इतना। अब भैया इससे एक्सेलरेशन निकालोगे तभी तो फोर्स निकाल पाओगे, यहाँ पर F1 निकालना है तभी तो निकाल पाओगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे पता है, वही लगा दो, v इक्वल टू u प्लस 80। क्लियर है, इतना लगाओगे। v कितना दिया है, v कितना दिया है, v दिया है 30, 30 माइनस 0 अपॉन 10, 0 से 0 कट, एक्सेलरेशन आ गया 3, तो फोर्स 3 a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहोगे ऐसा यूनिट नहीं लिखी, आप हम लोग को बता रहा हूँ। फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 1500 इनटू 3, तो 15 3 या 45, 45 0 0, मास की फोर्स की कितनी है सही यूनिट, न्यूटन। बाबा याद आया, न्यूटन बाबा का पूरा नाम याद कर लीजिए, आइजैक न्यूटन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को दूसरे किस नाम से जाते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है अदर नेम ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो इसका नाम है गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आइजैक न्यूटन उनका फुल नेम है, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ISAAC, उसके बाद डैश NEWTON, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन याद कर लीजिए, वरना क्वेश्चन है इसलिए मैंने बार-बार रिपीट करा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।